हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ये रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लाइकोलिसिस में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने स्टेप होते हैं। तो ये आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी का यूज़ होता है और कितनी एटीपी जनरेट होती है। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से स्टेप में एटीपी का यूज़ होता है और कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसमें एटीपी का जनरेशन होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में कौन से स्टेप में एनएडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, साथ ही साथ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस टर्म का मतलब। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस टर्म का क्या मतलब होता है। ग्लाइकोलिसिस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से बना है, ग्लाइकोस और लिसिस। यहाँ पर ग्लाइकोस का मीन्स है शुगर और लिसिस का मीन्स है स्प्लिटिंग। ठीक है, मीन्स शुगर का टूटना या ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस को 3 साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम क्या था, इम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पर है, देखिए ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मीन्स ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होती है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और ग्लाइकोलिसिस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में परफॉर्म होती है। अब ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और इस ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ओके, तो बात करें नेक्स्ट क्या बात बोल रहे हैं, इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। अगर एनारोबिक प्रोसेस की ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होती है। ग्लाइकोलिसिस के आगे और भी स्टेप होते हैं जो एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस होती है। ओके, इन प्लांट्स में बात करें तो ग्लूकोज कहाँ से आती है, ग्लूकोज से ही पायरुविक एसिड बनता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो प्लांट की अगर बात करें तो ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है और इस सुक्रोज से आगे चल कर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाती है। क्या बन जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाती है। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने के लिए एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। ये इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। दोनों ही 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। डिफरेंट कहाँ पर है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है।
अब बात करें, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इनका फॉस्फोराइलेशन होता है, और जब इनका फॉस्फोराइलेशन होता है तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। और जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए एक एंजाइम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ओके, तो इस तरह से जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप में 10 डिफरेंट स्टेप होते हैं जिसमें ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में टोटल कितने स्टेप होते हैं तो टोटल 10 स्टेप होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती क्या है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? ग्लूकोज इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बात करें तो सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन मीन्स कि ग्लूकोज में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या होगा? ऐड होगा। अब इसके लिए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है या बदलता है, या कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। लेकिन इसके लिए जो ग्लाइकोलिसिस का ये फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में ही ग्लूकोज एटीपी का यूज़ कर लेता है। ये ग्लूकोज एक एटीपी का यूज़ करेगा, और जब एटीपी का यूज़ करेगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और इसका जो एक फॉस्फेट निकला है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जा कर के ऐड हो जाएगा, ग्लूकोज के 6 कार्बन से जा कर के ऐड होगा। इसलिए अब जो प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ है उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, जहाँ पर आप देखोगे एटीपी एनर्जी का यूज़ होगा, वहाँ पर जिस मेन एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा वो काइनेज एंजाइम होगा। अब क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होता है। आइसोमेराइजेशन आपको पता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होता है, जिससे ये बदल जाता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है बेटा? आइसोमेराइजेशन होता है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब क्योंकि यहाँ पर आइसोमेराइजेशन हो रहा है, इसलिए एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? आइसोमेरेज एंजाइम। अब हमने क्या बताया? ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, फ्रक्टोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हेक्सो, है ना। तो पूरा एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम। ओके, अब जो थर्ड स्टेप होता है यहाँ पर, थर्ड स्टेप में सेकेंड फॉस्फोराइलेशन होता है। देखो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जिस रिएक्शन में फॉस्फेट मॉलिक्यूल का एडिशन होता है वह क्या कहलाएगा? फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? सेकेंड फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये भी एटीपी एनर्जी का यूज़ करेगा। कितनी एटीपी एनर्जी का? 1 एटीपी एनर्जी का यूज़ करेगा, और ये एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी में। जब ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ कर रही है। अब ये फॉस्फेट जा कर के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन से लग जाएगा। पहले कौन से कार्बन से लगा था? 6 कार्बन से लगा था। अब कौन से कार्बन से जाकर लगेगा? फर्स्ट कार्बन से जाकर लगेगा, जिसके कारण इसका नाम, जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा हमारा, उसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6
डाइफॉस्फेट, इसी को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो एंजाइम है हमने आप लोगों को बताया, जहाँ पर भी जिस स्टेप में भी ATP का यूज़ होगा वहाँ पर मेन एंजाइम जो होगा वो काइनेज एंजाइम होगा। अब क्योंकि यहाँ पर फ्रक्टोज बदल रहा है इसलिए इस एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ATP का यूज़ करके कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बात करेंगे कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, अब इसका क्लीवेज होता है यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है तो ग्लूकोज से बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। लेकिन अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसका क्लीवेज होगा यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल में टूटेगा बच्चे? 2 मॉलिक्यूल में, यानी अभी तक एक मॉलिक्यूल था 6 कार्बन का, अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। कौन? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? क्लीवेज होता है। किसका क्लीवेज होता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जब ब्रेक होता है, जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो ये ट्रायोज बनाता है। अब आप पूछोगे कि ये ट्रायोज क्या होता है? ट्रायोज का मीन्स है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, है ना। तो जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है वो क्या कहलाता है? ट्रायोज कहलाता है। क्या क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एक क्या होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और दूसरा जो 3 कार्बन का ट्रायोज या मॉलिक्यूल होता है उसका क्या नाम है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका क्लीवेज होता है और ये ट्रायोज के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। एक तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि अभी तक तो 1 मॉलिक्यूल बन रहा था, है ना। अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाएगा वही मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में आइसोमेरेज होते हैं, मतलब कि आइसोमेराइजेशन शो करते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदलता रहता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो सकता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बदल सकता है किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाएगा वही मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बना, यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर? देखिए, अब जो ये वाला स्टेप है यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, लेकिन
ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन एटीपी के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। इस फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को, है ना। अब 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने क्या बताया, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ना। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। पहले इसके 3 कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा था, फिर फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन हुआ। अब जो नेक्स्ट फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा वो इसके फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। अब ये जो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन होगा। क्या होगा बच्चे? ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन होगा। मतलब 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे? रिलीज़ होंगे। अब ये जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे तो इनको कहीं ना कहीं पर जाकर ऐड होना है। तो यहाँ पर जिस एनर्जी का यूज़ होगा वो एनर्जी कौन सी है? NAD। ठीक है। ये NAD जो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन निकल रहा है उसको यूज़ कर लेती है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NAD.2H में। और ये जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं NAD.2H के, ठीक है, इसका यूज़ हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। किस लिए? एनर्जी को जनरेट करने के लिए। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर ATP का जनरेशन हो रहा है। हमने बोला था ना कि कहाँ पर ATP का जनरेशन हो रहा है, कहाँ पर NADP प्रोड्यूस हो रहा है, NADP का यूज़ हो रहा है, कहाँ पर ATP का यूज़ हो रहा है। ये सारे स्टेप आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या बात करेंगे? नेक्स्ट कौन से स्टेप पर हैं? डिहाइड्रोजनेशन हो चुका है। डिहाइड्रोजनेशन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है? तो जहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा वहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेज। और पूरे एंजाइम का क्या नाम है? डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। और जहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है वहाँ पर क्या? एसिडिक रिएक्शन होती है। तो अब ये एसिड बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ATP का प्रोडक्शन होगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ATP यूज़ हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है? ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, ATP का जनरेशन हो रहा है। तो 1,3-डाईफॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था हमने बताया, ठीक है। डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके 3 कार्बन से भी फॉस्फेट जुड़ी है और फर्स्ट कार्बन से भी फॉस्फेट जुड़ी है। ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्बन वाली फॉस्फेट होती है ये रिलीज़ हो जाती है। क्या होता है बच्चे? फर्स्ट कार्बन वाली फॉस्फेट जो होती है ये रिलीज़ हो जाती है। और जब फर्स्ट कार्बन वाली फॉस्फेट रिलीज़ हो जाती है तो केवल 3 कार्बन पर फॉस्फेट बचती है। ठीक है। तो इसलिए पहले 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था। अब क्योंकि फर्स्ट कार्बन वाली फॉस्फेट रिलीज़ हो गई तो इसलिए अब इसका नाम क्या होगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो क्या प्रोडक्ट बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कब बनता है? जब ATP का जनरेशन होता है। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं इसलिए 2 ATP कन्वर्ट होगी 2 ATP में। ठीक है। तो यहाँ से हमको 2 ATP मिल गई। तो टोटल जो ATP बनती है ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बनती है।
ठीक है। तो 4 ATP में से 2 ATP हमें मिल गई, अभी 2 ATP हमें और चाहिए। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने बेटा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसका आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन मतलब कि मॉलिक्यूल सेम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यानी कि ये जो फॉस्फेट जो 3 कार्बन पर लगी है ये फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फॉस्फेट 3 कार्बन से कहाँ चली जाएगी? कार्बन नंबर 2 पर। जैसे ही ये कार्बन नंबर 2 पर जाएगी तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेगा। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में मिला? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में मिला हमें, ठीक है। और साथ ही साथ कितने मॉलिक्यूल मिले 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल मिले। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बना 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलना है कि अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसका डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है बच्चे? डिहाइड्रेशन होता है। पहले अभी जो जहाँ पर NADP यूज़ हो रही थी वहाँ पर क्या हुआ था? डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब डिहाइड्रेशन क्या है? जब वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, क्या वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं तो उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल है तो वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में? इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो 2 फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड होता है। क्या होता है बच्चे? 2 फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमको मिल जाते हैं। अब ख़ास बात क्या है? लास्ट स्टेप है और इस लास्ट स्टेप में भी 2 ATP का जनरेशन होता है। हमने आप लोगों को बताया कि ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP जनरेट होती है तो 2 ATP लास्ट स्टेप से बनती है, जहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेकेंड कार्बन पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है ये भी रिलीज़ हो जाता है और इसके भी रिलीज़ होने से ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल था इसलिए 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है तो इसी समय जो हमारा एसिड बनता है, जो हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है वो पायरविक एसिड होता है। ये पायरविक एसिड भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड कन्वर्ट होता है पायरविक एसिड में? फॉस्फोपायरवेट ट्राइफॉस्फो राइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, या शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं पायरविक एसिड काइनेज। क्योंकि हमने बताया आपको जहाँ पर भी ATP का जनरेशन या ATP का यूज़ होगा वहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा? काइनेज एंजाइम होगा। तो पायरविक एसिड बन करके तैयार हो जाता है। पायरविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं हमको एक ग्लाइकोलिसिस में पायरविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। 6 कार्बन के एक ग्लूकोज से पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरविक एसिड का मिलता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की मेरी बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग इस पूरी ग्लाइकोलिसिस की एक छोटी सी समरी देख लेते हैं तो हमें ये सारी बातें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो समरी देखते हैं तो क्या कहती है समरी, ध्यान से देखिएगा।
फ्रॉम ईच ग्लूकोज, हर एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा। यही बात हमने बताई आपको कि एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। और ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जबकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब इसको बैलेंस तो करना है, तो इसलिए एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब कौन कौन सा ऐसा स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जहाँ पर एटीपी का यूज़ होता है? तो स्टेप नंबर 1, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 3 में 2 एटीपी मॉलिक्यूल, क्योंकि वहाँ पर तो एक एक मॉलिक्यूल बन रहा था, तो एक एक करके टोटल 2 एटीपी का क्या होता है बच्चों, यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होती है, हर 2 स्टेप में बन रही थी ना 2 एटीपी, तो ऐसा कौन कौन सा स्टेप होता है जिसमें 2 एटीपी बनती है? तो रिएक्शन नंबर 7 और रिएक्शन नंबर 8 में। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि टोटल कितनी एटीपी बनती है। टोटल एटीपी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इस 4 एटीपी में से 2 एटीपी का यूज़ ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हो जाता है। तो जब 4 में से 2 एटीपी का यूज़ ये दूसरी ग्लाइकोलिसिस में यूज़ कर लेगा, तो नेट कितना एटीपी बचेगा? तो नेट गेन कितना होता है, 2 होता है। टोटल 4 एटीपी बनती है, 4 एटीपी में से 2 का यूज़ कर लेती है, तो टोटल कितनी एटीपी बचती है, 2 एटीपी गेन होती है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा था कि 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल हम लोगों को मिल रहे थे NAD2H के, है ना। तो ये भी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 NAD2H बनता है। ठीक है, और ये जो NAD2H है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज़ हो जाता है, और एक NAD2H से 3 ATP का जनरेशन होता है। कितने ATP का जनरेशन होता है बच्चे? 3 ATP का जनरेशन होता है। 3 ATP का जनरेशन होता है, तो इसका मतलब है कि जब 2 NAD बन रहा है, 2 NAD2H बन रहा है, तो 2 यानी कि 3 ATP के बराबर है। 3 ATP के बराबर है, तो टोटल कितने ATP जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? इससे टोटल 6 ATP जनरेट होंगे। ओके, तो इस तरह से कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू होता है। तो अगर उसको भी मिला लें तो 8 ATP का जनरेशन होता है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो एनारोबिक प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उसमें 4 ATP का प्रोडक्शन होता है, और 4 ATP में से 2 ATP का ये यूज़ कर लेते हैं, और नेट हमारे पास 2 ATP बचती है। ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, है ना, तो ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और जब ये ऑक्सीजन नहीं यूज़ करेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मैं अच्छे वीडियो इस तरह से आपके लिए लाती रहूँ। ओके, थैंक यू।